ड्रामा के स्टार्ट में हम एक कपल को रोमांस करते हुए देखते हैं। फिजिकल होने के बाद यहाँ पर हस्बैंड, जिसका नाम रोंग होता है, वो अपनी वाइफ यान्सी को बिग मसाज देने लगता है। वो पूछती है कि तुमने पहले कभी मालिश की हुई है, तो वो कहता है कि हाँ, जब मैं छोटा था तो मैंने अपने ग्रैंडपा से सीखा था। और पूछता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो यान्सी कहती है कि अच्छा फील हो रहा है। रोंग कहता है कि तुम्हारी पेट में कभी भी दर्द हो तो मुझे बताना, मैं मसाज कर दूंगा। यहाँ पर यान्सी सोचने लगती है कि मेरी और रोंग की शादी एक ब्लाइंड डेट के जरिए हुई थी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा रहेगा और मुझे इतना खुश रखेगा। और वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वो पूछता है कि क्या, जिस पर वो कहती है कि सरप्राइज़ है। वो उसे एडवांस में थैंक यू कहता है। तभी रोंग के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो यान्सी से कहता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है तो जाना होगा, और उसे गुड नाइट किस देकर वहाँ से चला जाता है। तभी यान्सी को भी हॉस्पिटल से अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया है और वो प्रेग्नेंट है, उसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही है। तो यान्सी जल्दी से उसके ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल पहुंचती हैं, और ऑपरेशन करने के बाद उसे थोड़े चक्कर आने लगते हैं, तो वो अपनी फ्रेंड की हेल्प से बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड, जिसका नाम जिनी होता है, वो कहने लगती है कि उस लेडी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, लेकिन तुमने उसकी अच्छे से सर्जरी कर दी, लेकिन अब तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना। यान्सी कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो कहती कि मैंने चुपके से तुम्हारी फ़ाइल देख ली थी, और कहने लगती है कि वैसे तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हारे हस्बैंड को नहीं देखा है। यान्सी कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ही हैंडसम है, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नेक्स्ट वीक उसका बर्थडे है, तो मैं उसको सरप्राइज़ देने का सोच रही हूँ। और कहने लगती है कि हमें उस लेडी की फैमिली को बताना चाहिए। तभी जीनी कहती है कि शायद उसका हस्बैंड आ गया है, और वो दोनों बाहर आती हैं। यहाँ पर यान्सी अपने हस्बैंड रोंग को देखती है, जिसे देखकर वो तो हैरान हो जाती है। यहाँ पर रोंग उस लेडी के बारे में पूछने लगता है। यहाँ पर जिनी कहने लगती है कि ये उस लेडी का हस्बैंड है, इसी ने सर्जरी के लिए साइन किए थे। रोंग यान्सी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बताऊंगा। तो यान्सी उससे कहने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद यान्सी एक रिंग को देखते हुए अपने हस्बैंड के बारे में सोचने लगती है। तभी रोंग वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, मैं एक एक्सीडेंट में उससे मिला और मैंने देखा कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले आया और उसकी सर्जरी के लिए मुझे सिग्नेचर करना पड़ा। और कहता है कि ऑपरेशन रूम के गेट के बाहर बहुत से लोग हैं, क्या सबको पता चलना चाहिए कि मैं उस लेडी का हस्बैंड नहीं हूँ। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और पूछने लगती है कि क्या तुमने अपने ऑफिस के काम का मामला निपटा लिया है। वो कहता है कि हाँ, और कहता है कि अपना काम पूरा करके बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, साथ में चलेंगे। बाहर जाकर वो स्मोक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर यान्सी आ जाती है और कहती है कि तुमने फिर से स्मोक करना स्टार्ट कर दिया। देन दोनों कार में बैठ जाते हैं। यान्सी अपने हस्बैंड से पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ। वो कहती है कि क्या तुम सच में ठीक हो। वो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए मेरा मूड ठीक नहीं था। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। यान्सी कहती है कि तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। वो कहने लगता है कि अभी जिस लेडी की तुमने सर्जरी की थी, क्या उसको हॉस्पिटल में अकेले रहना ठीक है। तो वो कहती है कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो कहती कि तुम चिंता मत करो, हॉस्पिटल में नर्सेस है उसकी हेल्प करने के लिए, और उसकी फैमिली के बारे में भी पता कर लेंगे। वो कहता है कि अगर उसकी फैमिली नहीं आई तो। यान्सी कहती कि तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही टेंशन हो रही है। जिसके बाद दोनों घर पहुंचते हैं, और रोंग यान्सी से कहता है कि तुम आराम करो, कंपनी में अभी मुझे कुछ काम बाकी है जिसके लिए मुझे वापस जाना होगा। उसके जाते ही एना को वोमिटिंग होने लगती है, और इसी बीच उसकी फ्रेंड आ जाती है, जो कि रोंग को देख लेती है और पूछने लगती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड है। वो कहती है कि हाँ, और उसे अंदर ले जाती है। इधर हम देखते हैं कि रोंग मिन से मिलने के लिए जाता है, और उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो स्पाइसी फूड पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तुम्हारा अचानक स्पाइसी फूड खाने का कैसे मन हुआ। वो कहती कि मेरा मन नहीं हुआ, मेरे पेट में जो बच्चा है वही खाना चाहता है, उसका स्वाद बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। नेक्स्ट डे जब यान्सी अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख रही होती है, तभी जीनी आकर उसे बताती है कि मैंने अभी देखा कि तुम्हारा हस्बैंड उस लेडी को अपने साथ ले गया है, जिसे तुमने बचाया था। जिसके बाद जब घर पहुंचती है, तो देखती है कि मैन उसके मदर इन लॉ के साथ सोफा पर बैठी हुई है, जहाँ पर रोंग भी था। पूछती है कि ये कौन है। मोम बताती है कि ये बचपन में हमारे पड़ोस में रहती थी, इसके हस्बैंड ने इसे डिवोर्स दे दिया और अब दूर चला गया है, और ये प्रेग्नेंट है, तो मैंने सोचा कि हमारे साथ रह लेगी। और मिन को बताती है कि ये रोंग की वाइफ यान्सी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिन और रोंग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और रोंग पहले उसी से प्यार करता था। यहाँ पर यान्सी जब मिन से नाम पूछती है, तो वो कहती है कि मेरा नाम भी यान्सी है। कितना इत्तेफाक की बात है ना। यहाँ पर मॉम यान्सी को बताने लगती है कि ये दोनों बचपन के अच्छे फ्रेंड्स हैं। मिन मॉम से कहने लगती है कि इस बार मेरी सर्जरी करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं थे,
मुझे तो यांसी को थैंक यू कहने का मौका ही नहीं मिला और वो यांसी से कहने लगती है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं और मेरे पेट में पल रहा बच्चा आज जिंदा नहीं होते। देन वहाँ पर बैठकर सभी बातें करने लगते हैं। मॉम कहती है कि बेबी की डिलीवरी तक मिन यहीं पर रहेगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यांसी कहती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद यांसी सावर लेकर आती है। रोंग पूछता है कि क्या तुम थक गई हो। वो कहती है कि नहीं। आज रोंग का बर्थडे होता है तो यांसी उसे बर्थडे विश करती है। उसका हस्बैंड उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम मॉम की बातों को दिल पर मत लेना, हम दोनों बचपन में अच्छे फ्रेंड्स थे बस। यांसी कहती है कि फिर तुम्हारा मिन के बच्चे से क्या रिश्ता है जो तुम उसे घर पर ले आए हो। टॉम कहता है कि मैं हॉस्पिटल में तुम्हें बताना भूल गया था, आज मेरा बर्थडे है ना, तो मेरा बर्थडे मनाने के लिए ही मिन अब्रोड से वापस आई थी, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। यांसी कहती है कि मुझे ये नहीं जानना था और कहती है कि वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है, फिर भी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा बर्थडे मनाने आई थी। मुझे तो नहीं लगता। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें याद है आज तुम मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट देने वाली थी। फिर कहता है कि चलो रहने दो, आज रात बस मेरे साथ डिनर के लिए टाइम निकाल लेना, वही मेरे लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर यांसी उसे मॉम के अपार्टमेंट से दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए कहने लगती है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से क्यों जाना है। यांसी कहती है कि हमारे पास अपना घर है तो, और वो हॉस्पिटल के काफ़ी पास भी है, जिससे मुझे आने जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हमने ये बात शादी के पहले ही कर ली थी कि हम लोग मोम के साथ ही रहेंगे। तो यांसी कहती है कि तुम अपनी मोम के लिए एक नैनी रख लेना। वो कहता है कि मेरी मोम को बाहरी लोग पसंद नहीं है, इसीलिए नैनी नहीं रख सकता। और कहते हैं कि तुम परेशान होना बंद करो, मिन को देखो, उसकी और मेरी मोम की कितनी अच्छी बनती है। यांसी कहती है कि तुम्हें और तुम्हारी मोम को तो मिन की हर चीज़ अच्छी लगती है, तो तुम उसी से शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर रोंग मिन से बहुत प्यार करता था, लेकिन मिन उससे कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब मैं अब्रोड में रहूंगी। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। अब प्रेजेंट में रोंग यांसी से कहता है कि तुम टेंशन मत लो और वहाँ से चला जाता है और यांसी अपनी फ्रेंड को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद यांसी अपनी फ्रेंड को अपने हस्बैंड के बारे में सारी बातें बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड उस प्रेग्नेंट लेडी को अपने घर पर लेकर आ गया है, और यही सब सोचकर रिंग भी करने लगती है। इन्हीं कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया था कि रोंग ने तुमसे शादी उस टाइम पर की थी जब उसकी लवर उसे छोड़कर चली गई थी, कहीं तुम उसके लिए मिन की सब्स्टिट्यूट तो नहीं, और मिन के पेट में जो बच्चा है कहीं वो तुम्हारे हस्बैंड का तो नहीं। यांसी कहती है कि मैंने उसकी रिपोर्ट चेक की थी, वो 4 मंथ पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और 4 महीने पहले तो मेरे हस्बैंड की मॉम की तबीयत खराब थी, तो वो उन्हीं के साथ बिजी था। लेकिन फिर कहने लगती है कि अगर मेरा हस्बैंड मुझे चीट कर रहा होगा तो मैं उसे छोड़ दूंगी। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन हो सकता है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हो और हम गलत समझ रहे हो। नेक्स्ट हॉस्पिटल में भी वो दोनों रोंग और मिन के बारे में ही बात कर रही होती हैं, जिसके बाद दोनों रात की पार्टी के बाद गेट के बाहर निकल रही होती है। तभी रोंग यांसी का वेट कर रहा होता है। यांसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार फ़ोन किया लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। फिर उससे कहने लगता है कि मैंने अपनी मॉम के घर से अपना सामान अपने उस अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं गलत था और तुम सही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो यांसी उसे माफ़ कर देती है और जैसे ही वो दोनों जाने के लिए कार का गेट खोलते हैं तो यांसी देखती है कि उस कार में ऑलरेडी मिन बैठी हुई है। तो उसे देखकर यांसी कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम दोनों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी। रोंग कहने लगता है कि ये प्रेग्नेंट है और हमारे अपार्टमेंट से हॉस्पिटल पास में है तो इसके लिए आसानी होगी। यांसी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और वो मिन को पीछे बैठने के लिए कहती है, लेकिन मिन कहती है कि मुझे आगे बैठने की आदत है, मैं पीछे नहीं बैठ सकती, फिलहाल तुम पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। यांसी उससे कहती है कि इन दिनों हम साथ में रहने वाले हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने लिए टैक्सी बुक करके जाना पड़ेगा। रोंग कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, रहने भी दो ना, अगर तुम्हें हम दोनों पर डाउट है तो तुम भी तो हमारे साथ ही रहो कि हम पर नज़र रख लेना। मीन कहने लगती है कि ये सब छोड़ो, ज़्यादा गुस्सा मत करो, यहाँ से चलते हैं, फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। वो लोग एक पार्टी में जाने वाले थे। जिसके बाद दोनों लिफ्ट से पार्टी में पहुंचते हैं। तभी मिन रोंग से कहने लगती है कि जल्दी चलो, फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे, और वो लोग यांसी को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी यांसी की फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देती है और वो अपनी फ्रेंड से बात करने लगती हैं। जिसके बाद अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद यांसी जब पार्टी में जाती है तो वहाँ पर वो कुछ लोगों को अपने हस्बैंड और मिन के बारे में बातें करते हुए सुनती है कि किस तरह रोंग मिन के पीछे पागल था, जो सुनकर यांसी का तो फ़ोन ही हाथ से छूट जाता है। वहाँ पर बैठी लेडी उसका फ़ोन उठा कर देती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन यांसी मना कर देती है। यांसी कहती है कि मैं रोंग को ढूंढ रही हूँ। वो लोग पूछने लगते हैं कि तुम कैसे जानती हो, तो यांसी कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ और मेरा नाम यांसी है। देन वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यांसी वहीं पर बैठ जाती है और दूर बैठकर अपने हस्बैंड और मिन को देख रही होती है। वो सभी एक ग्रुप में ड्रिंक कर रहे होते हैं।
तभी एक बंदा यांसी के पास ड्रिंक लेकर बैठ जाता है और बताता है कि मैं रोंग को हाई स्कूल से जानता हूँ, और यांसी को ड्रिंक सर्व करता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक लड़का एक लड़की का बस एक दोस्त हो सकता है। जो सुनकर यांसी वहाँ से चली जाती है और अपने हस्बैंड को जाकर ज़्यादा ड्रिंक करने से रोकती है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे देखकर बोलने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारे यहाँ पर वेलकम नहीं है। रोंग उन सबको रोक के बताता है कि ये मेरी वाइफ है। देन यांसी मिन से अपने हस्बैंड का कोट मांगने लगती है। मिन कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि हम तीनों साथ में ही रहने वाले हैं, तो चिंता मत करो, ये कपड़े मैं ले जाऊंगी। यांसी कहती है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं इसकी वाइफ हूँ। यहाँ पर रोंग ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। वो अपने हस्बैंड को पकड़ कर ले जाने लगती है। फिर मिंग जाकर रोंग की पॉकेट से चाबी निकालने लगती है, तो यांसी कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक मैरिड मैन के पॉकेट को हाथ लगाते हुए। मिन कहती है कि मैं और तुम्हारा हस्बैंड एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। हम 20 साल से दोस्त हैं और सभी जानते हैं कि हमारे बीच कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो तुम्हें भी इतना माइंड नहीं करना चाहिए। यांसी कहती है कि अब वो मैरिड है, तो तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि तुम पर कोई डाउट करे। भले ही तुम्हारे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, लेकिन लड़का और लड़की में अंतर होता है। मिन कहने लगती है कि उस दिन जब तुमने मेरा ऑपरेशन किया था तब वहाँ पर मेल डॉक्टर भी था, तब तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। यांसी कहती है कि डॉक्टरों का कोई लिंक नहीं होता है, वो जान बचाने के लिए होते हैं, तो बेटर होगा कि तुम अपनी किस्मत चमकाने के लिए किसी और के हस्बैंड का पीछा मत करो। तभी रोंग कहने लगता है कि तुम लोग बहस मत करो, चलो यहाँ से। जिसके बाद यांसी अपने हस्बैंड को रूम में लेकर आती है। उसके पीछे पीछे मिन भी रूम में आकर रोंग के कपड़े चेंज करने लगती है। यांसी कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि ये काम कैसे करना चाहिए। मिन कहती है कि इसे बहुत ही ज़्यादा हैंगओवर है, तो तुम इसके लिए हैंगओवर सूप बना कर लेकर आओ। यांसी उससे कहने लगती है कि एक काम करो, हैंगओवर सूप भी तुम ही बना दो और उसे पिलाने के बाद उसके कपड़े भी तुम ही बदल देना, और हाँ, कपड़े डार्क ब्लू कलर के होने चाहिए। वे रोंग की लीगल वाइफ हो, तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि तुम रोंग की क्या बनना चाह रही हो। नेक्स्ट सीन में मिन रोंग को कॉल करती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वाइफ मुझसे झगड़ा कर रही थी। रोंग उससे कहता है कि यांसी एक अच्छी लड़की है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। वो कहती है कि हाँ, तुम अपनी वाइफ की ही साइड ले रहे हो। मुझे कैसे समझ में नहीं आया कि तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप से ज़्यादा तुम्हारा प्यार इंपॉर्टेंट है। रोंग से कहता है कि चलो ठीक है, रोना बंद करो, वैसे भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए रोना अच्छा नहीं होता है। चलो तुम मेरे साथ नाश्ते के लिए चलो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। देन रोंग यांसी के कमरे में जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है। यांसी उसे देखकर कहती है कि आज तुम जल्दी कैसे उठ गए। वो कहता है कि मुझे ऑफिस जाना था इसीलिए जल्दी उठ गया। यांसी कहती है कि अच्छे से जाना, और रोंग उसे किस देकर उसे वापस से सोने का बोल देता है। उसके जाने के बाद यांसी अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में कैसे पता करूं, उसका बिहेवियर तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी फ्रेंड कहती कि अगर तुम्हें डाउट है तो उसे डिवोर्स दे दो, वैसे भी वो लोग 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हो सकता है कि उनके बीच में प्यार हो। यांसी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिना बाप के बड़ा हो। वो कहती कि तुमने अभी तक अपने हस्बैंड को बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। यांसी कहती कि अभी सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने पर मैं उसे बता दूंगी। जिनी कहती कि तुम्हें उसे बता देना चाहिए, शायद बच्चे के बारे में जानने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। नेक्स्ट डे यांसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तभी उसके पास रोंग का कॉल आता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम हॉस्पिटल पहुंच गई हो। वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि जब तक काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा और हम लोग साथ में घर चलेंगे। वो कहती है कि अभी बहुत सारा काम है, 5 बजे तक लेने आना। कहता है कि ठीक है, मैं वेट करूंगा, और फ़ोन रख देता है। नेक्स्ट सीन में रोंग यांसी को छोड़ने के लिए आता है और उसे फ्लावर देता है और फ्लावर के साथ उसकी फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। तो देखकर यांसी तो खुश हो जाती है। इधर मीन अपने स्कूल के फ्लैशबैक में चली जाती है कि कैसे रोंग ने उसकी हेल्प की थी। जब उसके स्कूल में पीरियड्स आ गए थे तो रोंग ने उसे अपनी यूनिफॉर्म दी थी। जिसके बाद यांसी और रोंग जब घर पर आते हैं तो मिन रोंग से उसका कोट ले लेती है और कहती है कि चलो खाना खा लो। देखकर यांसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद तीनों खाना खाने लगते हैं और यहाँ पर रोंग श्रिम्प पील करने लगता है और वो यांसी को दे रहा होता है। तभी मिन उससे ले लेती है और कहती है कि बचपन से मेरे लिए ऐसा करता आ रहा है, तो मुझे आदत है। यांसी उससे श्रिम्प ले लेती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये सब नहीं खाना चाहिए, और डस्टबिन में फेंक देती है। मिन कहने लगती है कि तुमने डस्टबिन में क्यों फेंका। वो कहती कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी की टच की हुई चीज़ नहीं खाती हूँ। रोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं दूसरी पील कर देता हूँ, लेकिन मिन उसे सूप सर्व करने लगती है और जानबूझकर अपने हाथों पर गिरा देती है ताकि रोंग का ध्यान अपनी वाइफ से हटकर उस पर आ जाए। मिन कहने लगती है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। रोंग उसे फूंक मारने लगता है, जो देखकर यांसी को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। रोंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ, तो मिन उसे रोक कर कहती है कि तुम्हारे ब्लो करने से अब ठीक हो गया है। जिसके बाद रात को यांसी अपने हस्बैंड की गोद में लेटी हुई होती है और दोनों के बीच मिन को लेकर झगड़ा होने लगता है। रोंग कहता है कि मैं उसे इसलिए घर लेकर आया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी, और अपने बचपन का फ्लैशबैक उसे बताने लगता है।
जब उसके ग्रैंडपा का फ्यूनरल होता है तब वो एक तितली के पीछे भाग रहा होता है, तभी एक गड्ढे में गिर जाता है और उस टाइम पर मिन ने उसकी जान बचाई होती है। वो कहता है कि मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे हमेशा सेफ रखूंगा, लेकिन तुम उदास मत हो, जब तक वो बेबी को जन्म नहीं दे देती तब तक ही हम साथ में रहेंगे। और यांसी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें जब भी उदास देखता हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यांसी कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। दिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर मिन उसी स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाती है, जो देखकर रोंग तो हैरान हो जाता है। यांसी कहने लगती है कि मेरे हस्बैंड के कपड़े क्यों पहने हैं तुमने। मिन बताती है कि स्कूल टाइम पर मेरे पीरियड्स आ गए थे और मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी, तभी तुम्हारे हस्बैंड ने अपनी यूनिफॉर्म मुझे दी थी और मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया था। ये देखो, उस पर खून के धब्बे भी हैं। तभी यांसी को याद आता है कि उसके हस्बैंड ने तो यूनिफॉर्म के बारे में से झूठ बोला था। जब यांसी ने उससे कहा था कि ये यूनिफॉर्म गंदी है तो इसे फेंक देते हैं, तो रोंग ने उससे कहा था कि ये मेरे बचपन की यादें हैं, फुटबॉल खेलते टाइम में गिर गया था, इसी वजह से ये खून का धब्बा लग गया है। अब ये जानकर यांसी को तो बहुत ही बुरा लगता है। यांसी मिन से कहने लगती है कि मुझे तुम्हें कम नहीं आंकना चाहिए था। मिन कहती कि तुम्हारा हस्बैंड मेरा है, भले ही लीगली तुम हस्बैंड वाइफ हो। गुस्से में यांसी दूध का गिलास उसके पैरों पर गिरा देती है और कहती है कि ये जो तुमने स्लीपर्स पहनी है ये भी मेरी है। मिन गुस्से में कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही गुस्सैल हो और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यांसी हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहती कि मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए होगी। दूसरी तरफ रोंग उसी यूनिफॉर्म के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि कैसे उस रात मैं उसके रूम में आ गई थी और कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने यांसी को नींद की दवाई दे दी है तो वो उठने वाली नहीं है। और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, अभी तो तुमने अभी तक इस यूनिफॉर्म को संभाल कर रखा है और तुमने शादी भी सेम नाम वाली लड़की से की है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, भले ही तुम मुझे मिस्ट्रेस बनाना चाहो, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट डे रोंग मीटिंग में काफ़ी टेंशन में होता है। सभी लोग उसे देखकर कहते हैं कि अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे हो तो मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। तो रोंग वहाँ से चले जाता है। देन ऑफिस के बाद वो घर पर आता है तो वो यांसी से लिपट कर कहने लगता है कि कहीं घूमने चलते हैं ना। तो यांसी मान जाती है। तभी वहाँ पर मिन भी आ जाती है, लेकिन रोंग उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब दोनों साथ में जा रहे होते हैं तभी मिन भी उनके साथ चलने के लिए कहने लगती है और कहती है कि तुम लोग जानबूझकर भाग रहे हो ना, तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, इस सब का असर मेरे बच्चे पर होगा। लेकिन दोनों इसे इग्नोर मारकर उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। यांसी रोंग से पूछने लगती है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो वो कहता है कि पता नहीं, और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें मेरे और मिन के साथ होने में कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है कि मुझे कभी कभी लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। रोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जिसके बाद दोनों एक होटल में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि मिन भी वहाँ पर पहुंच चुकी होती है। वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं तो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए आई थी साइड के नर्सिंग होम में, इसीलिए मुझे होटल में रुकना पड़ा, ये बस एक कोइंसिडेंट है। यहाँ पर वो दोनों अपने लिए रूम ऑर्डर करने लगते हैं। तभी मिन कहती है कि हमें 3 रूम चाहिए। तो रोंग कहने लगता है कि नहीं, मुझे मेरी वाइफ और मेरे लिए एक ही रूम चाहिए। मिन कहने लगती है कि 3 कमरे लेना ज़्यादा बेटर होगा। यांसी कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। मिन कहने लगती है कि मैं तो रोंग की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ, बेचारा दिन भर काम करके इतना थक जाता है, उसे रेस्ट करना चाहिए। और रोंग के कान में कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उस रात के बाद तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। तो रोंग भी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मिन सही कह रही है। जिसके बाद मिन और रोंग दोनों एक रूम में होते हैं और यांसी दूसरे रूम में होती है। यहाँ पर मिन उससे चिपकते हुए रोमांटिक होने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को दिखा दूंगी। वो तो वीडियो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो उसके क्लोज जाने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन रोंग उसे दूर हटाकर वहाँ से अपनी वाइफ के पास चला जाता है और उसे डिनर के लिए पूछने लगता है। लेकिन यांसी मना कर देती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम अभी भी मेरे साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता तो यांसी कहती है कि मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ और गेट बंद कर देती है। बाद में वो अपने हस्बैंड के नेक के बाइट के निशान के बारे में सोचने लगती है, जिसके यांसी को कॉल करके बुलाती है तो वो उससे मिलने के लिए जाती है। यांसी कहने लगती है कि एक मैरिड मैन के लिए अपना प्यार दिखाने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है, तुम मुझे डिवोर्स के लिए मजबूर करना चाहती हो। वो कहती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। रोंग भी मुझसे प्यार करता है, तभी तो मैं उसके पास जा पा रही हूँ और तुम मुझसे यहाँ पर आकर बात कर रही हो। यांसी कहती कि मुझे तुमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिंग के पेट में दर्द होने लगता है। वो यांसी से कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे बच्चे को बचा लो। यांसी देखती है कि उसने कुछ ऐसी ड्रिंक कर ली जो प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, जिससे मिसकैरेज भी हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर रोंग आ जाता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ यांसी ने किया है, तो वो उसे धक्का देकर
जिया को उठाकर ले जाता है, जिसके बाद यान्सी हॉस्पिटल उसकी सर्जरी के लिए पहुंच जाती है, जहां पर बाहर रोंग खड़ा था और वो फिर से हस्बैंड की जगह पर सर्जरी के लिए सिग्नेचर करता है। तो यान्सी याद करती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने पहले भी मिन के लिए सर्जरी के लिए सिग्नेचर किए थे। तो यान्सी सैड होकर वहां से ऑपरेशन के लिए चली जाती है। काफ़ी देर तक ऑपरेशन चलने के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और मिन और बच्चे दोनों की ही जान बचा ली जाती है। लेकिन तभी यान्सी को भी चक्कर आने लगते हैं, तो वो अपने केबिन में चली जाती है। तभी यहाँ पर रोंग आता है और उसे मिन को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगता है। यान्सी कहती है कि ये तो मेरा काम है। तभी वहाँ पर मिन की मॉम आ जाती है, तो रोंग उन्हें यान्सी से मिलवाता है कि इसी ने आपकी बेटी की जान बचाई है। तो मॉम उसे थैंक यू कहती है। रोंग के जाने के बाद मॉम यान्सी को रोंग को डिवोर्स देने के लिए कहने लगती है कि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम उसे डिवोर्स दे दो, और उसे पैसे ऑफर करने लगती है। यान्सी कहती कि आप रोंग से बात कर लो, मुझे डिवोर्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम कहती कि अगर तुम उसे डिवोर्स दे दोगी तो वो तो तुम्हें दे ही देगा, क्योंकि उसके लिए दोस्ती ज़्यादा मायने रखती है। ये बात तुम समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रोंग मिन से मिलने के लिए जाता है। मिंग उससे कहने लगती है कि तुमने तो सिर्फ मुझसे प्यार किया था ना, तो तुम यान्सी को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? जब भी मैं तुम दोनों को साथ में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है और मुझे बहुत ही बुरा लगता है, मैं बहुत ही सैड होती हूँ। ये सारी बातें यान्सी भी सुन रही होती हैं। तभी रोंग उसे देख लेता है और उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर कितने टाइम से हो। यान्सी कहने लगती है कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए था अपनी फ्रेंड को कॉल करने के लिए। और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। वो पूछती है कि सर्जरी हो गई क्या, और तुम अभी कैसे बात कर रही हो? तो वो बताती है कि मैं रोंग के मोबाइल से बात कर रही हूँ। कहती है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ में मिन को लेकर बहस शुरू हो जाती है। रोंग फिर से एक्सक्यूजेस देने लगता है कि मिन प्रेग्नेंट है, बस इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन यान्सी ने सब कुछ सुन लिया था और वो समझ गई थी कि उसका हस्बैंड उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है तो अपने फ्रेंड को हक करके रोने लगती है। यहाँ पर यान्सी ने अपने हस्बैंड का घर छोड़ने का डिसाइड कर लिया था और वो अकेले रहना चाहती थी। यहाँ पर जिनी और उसका भाई युतिंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है कि मुझे अकेले रहना है, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन युतिन यहीं पर बाहर रहता है ताकि यान्सी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे पता चल जाए। इधर हम यान्सी को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो रात भर रोती रहती है अपनी पुरानी बातों को याद करके। 3 साल से उसके हस्बैंड और उसके बीच में जो कुछ भी था वो सब एक झूठ था। ऐसे ही रोते रोते सुबह हो जाती है और इधर युतिंग भी बेचारा रात भर बाहर रहता है। मॉर्निंग में यान्सी के पास मिंग का कॉल आता है, तो बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर रोंग भी आ जाता है। वो फ़ोन को साइड में रख देती है। रोंग उससे कहने लगता है कि तुमने कल रात के कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम रात भर सोई नहीं? यान्सी कहती कि तुम्हें सबसे क्या मतलब, काम की बात करो। उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। ये सारी बातें मिंग भी फ़ोन पर सुन रही होती है। यहाँ पर यान्सी उसे डिवोर्स देने के लिए हाँ बोल देती है। रोंग कहता है कि तुम्हें और कुछ नहीं जानना है। वो कहती है कि मुझे रीज़न पता है कि तुम जिया से प्यार करते हो। वो कहने लगता है कि मैं जिया को उदास नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसने मेरी जान बचाई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर यान्सी तो कहती है कि जितना जल्दी हो सके डिवोर्स दे दो। वो कहने लगता है कि जो अपार्टमेंट है जिसमें हम रहते थे वो कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यान्सी कुछ भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो कहती है कि अगर कुछ देना ही चाहते हो तो बेटर होगा कि डिवोर्स के बाद मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। रॉन्ग कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, भले ही हम डिवोर्स ले रहे हैं लेकिन हम फ्रेंड्स बनकर भी तो रह सकते हैं। तो यान्सी उसे टॉन्ट करती है कि तुम्हारे और की तरह। नेक्स्ट सीन में यान्सी अपनी फ्रेंड से कहती कि मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। वो हॉस्पिटल अबॉर्शन के लिए जाती है। यहाँ पर युतिंग उसे अबॉर्शन करवाने से मना करता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे अपना नाम भी दूंगा। लेकिन यान्सी उसे कुछ नहीं कहती, बस एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। जब वो अबॉर्शन के बाद बाहर निकलती है तभी यहाँ पर रोंग पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों आई थी। एक्चुअल में रोंग को यान्सी का पर्स मिला था नर्स के पास से, और उसमें उसने प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख ली थी। उसे पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो उससे पूछता है कि तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ नहीं बल्कि थी, मैंने बच्चा अबॉर्ट कर दिया है, और तुम्हारे बर्थडे पर जो मैं गिफ्ट तुम्हें देना चाहती थी वो यही था। जो जानकर रोंग तो गुस्सा करने लगता है कि मैं उसका फादर था, तुमने ये क्या किया मुझसे बिना पूछे। यान्सी कहती है कि हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, तो तुम क्या चाहते थे कि मेरा बच्चा बिना फादर के रहता। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। जिसके बाद यान्सी कहती है कि तुम जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से जियो, मैं भी अपनी लाइफ अच्छे से ही जीऊँगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर रोंग के पास मिंग का कॉल आ जाता है, जिस पर वो कहने लगती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। अब तो वो चुड़ैल भी चली गई है, तो जल्दी से घर आ जाओ, मैं और बेबी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रोंग काफ़ी परेशान होता है, तो वो कहता है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, और उसका कॉल कट कर देता है। जिया को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोचती है कि एक बार शादी हो जाए फिर मैं उसे अपने बस में कर ही लूँगी।
इधर यांसी को मिंग और उसका भाई अपने घर ले आते हैं क्योंकि अबॉर्शन के बाद उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। यहाँ पर यूतिंग को तो यांसी काफ़ी पसंद थी, इसीलिए वो उसका पूरा ख्याल रख रहा होता है और ये सब करने के लिए यांसी उन दोनों को थैंक यू कहती हैं। इधर रोंग मिंग के पास पहुँचता है। वो कहने लगती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी और उससे पूछने लगती है कि क्या डिवोर्स की प्रोसीजर स्टार्ट कर दी है, जिस पर वो कहता है कि नहीं अभी नहीं। मिन कहती है कि मुझे तो पता ही था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी, उसे ज़रूर तुम्हारी प्रॉपर्टी चाहिए होगी, लेकिन मैं एक लॉयर हूँ, मैं तुम दोनों का अच्छे से डिवोर्स करवा दूंगी और तुम्हें उसे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। वो कहता है कि वैसे भी उसे कुछ नहीं चाहिए और उसने अपना अबॉर्शन भी करवा लिया है। जो सुनकर वो तो खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ, अब कोई बच्चा भी नहीं रहा तो वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकती। जो सुनकर रोंग तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो बच्चा मेरा भी था। जिस पर मिन कहने लगती है कि तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो और दोनों के बीच में थोड़ी बहस होने लगती है। इधर हम देखते हैं कि युतिंग यांसी के लिए खाना बना कर लाता है और उसे खाने के लिए कहता है। वो यांसी को सूप पिलाने लगता है लेकिन थोड़ा नर्वस होता है। तभी यहाँ पर भी आ जाती है और तीनों बातें करने लगते हैं। यांसी के ठीक हो जाने के बाद वो घूमने के लिए जाएंगे। खाने का फोटो लेकर पोस्ट करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि रोंग ने अपनी डीपी मिंग और उसकी फ़ोटो रखी है। जो देखकर जिनी को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो रोंग को कॉल करती है और कहने लगती है कि तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, अभी अभी यांसी ने अबॉर्शन करवाया है और वो इतनी तकलीफ में है। अगर वो तुम्हारी फ़ोटो देखेगी तो उसे कितना ज़्यादा बुरा लगेगा, तुम जल्दी से उसे हटा दो। इधर हम देखते हैं कि यांसी भी वो फ़ोटो देख लेती है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स के लिए मैसेज करने के लिए गई थी, लेकिन रोंग कहता है कि अभी मैं कंपनी के कामों में बिजी हूँ, पहले तुम ठीक हो जाओ उसके बाद डिवोर्स ले लेंगे। यांसी को ये सब देखकर थोड़ा बुरा लगता है। वो सोचती है कि मैं इस आदमी से जितना दूर रहूँ उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। यहाँ पर जीनी और यूतिंग भी पूरी तरह से उसके सपोर्ट में होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांसी किचन में आती है तो वो देखती है कि यूतिंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और डाइनिंग टेबल पर फ्लावर्स रखे होते हैं, जिसे देखकर यांसी खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर जीनी सारा सामान लेकर आती है जो कि रोंग से जुड़ा था और यांसी उसे फेंकना चाहती थी। तो यहाँ पर यूतिंग और यांसी उस सारे सामान को फेंकने के लिए जाते हैं। तभी यहाँ पर यांसी यूतिंग के बालों से कचरा हटाने लगती हैं, जिसमें वो उसके काफ़ी क्लोज चली जाती है। यूतिंग को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर जीनी उस सारे सामान की फ़ोटो लेकर पोस्ट कर देती है कि रोंग को भी पता चले कि यांसी अब उसे भूलना चाहती है। नेक्स्ट डे रोंग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। वहाँ पर उसका फ्रेंड भी होता है जो उससे पूछने लगता है कि तुम अपनी वाइफ से डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो। वो बताता है के लिए और उसे वही बचपन की बात बताता है कि जब मैं छोटा था तो गड्ढे में गिरने वाला था और ने मेरी जान बचाई थी। अगर वो मेरी जान नहीं बचाती तो मैं मर भी सकता था। आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। फ्रेंड कहता है कि ठीक है, फिर तुम यांसी के बारे में क्यों सोच रहे हो। वो कहता है कि मैं कंपनसेशन के तौर पर यांसी को कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन उसे कुछ भी नहीं चाहिए। इधर हम यांसी को सोते हुए देखते हैं। तभी उसे सपना आता है जिसमें वो अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ होती है और तीनों काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर उसकी बच्ची कहती है कि मैं मॉम डैड को हमेशा साथ में देखना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और उसकी बच्ची भी गायब हो जाती है। यांसी पैनिक करने लगती है और पूछने लगती है कि मेरी बच्ची कहाँ है। जिया कहती है कि उसे तुमने अपने हाथों से मार दिया। यहाँ पर सपने में फिर रोंग भी उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है और वो अपने बच्चे के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी यहाँ पर यूतिंग आकर उसे संभालता है। नेक्स्ट डे यांसी हॉस्पिटल जाती है और अपने काम अच्छे से करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर रोंग और मिंग चेकअप के लिए आ जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर मिंग चेकअप के लिए नहीं बल्कि यांसी से बात करने के लिए आई थी और उससे कहने लगती है कि अगर तुम नहीं होती तो मेरी जान नहीं बच पाती। यांसी कहती है कि सीधे मुद्दे की बात करो। मिंग से कहने लगती है कि तुम डिवोर्स की प्रोसीजर जल्दी पूरी करो। यांसी कहती है कि इस बारे में मुझसे नहीं, तुम्हें रोंग से बात करनी चाहिए। जिससे मैंने बात की थी उसी ने कहा था कि उसके पास टाइम नहीं है और वो ऑफिस के कामों में बिजी है। जिया रोंग को देखने लगती है तो रोंग कहता है कि मुझे सच में ज़रूरी काम था और मेरे करियर का सवाल है। मैं वो सब कुछ छोड़ के डिवोर्स के लिए तो नहीं आ सकता था ना। यांसी कहने लगती है कि तुम ये काम किसी लॉयर को दे दो, हमारे लिए ये आसान हो जाएगा। जिसके बाद मिंग यांसी को वीचेट पर ऐड होने के लिए कहती है ताकि वो उससे माँ बनने की सलाह लेती रहे। यांसी उसे मना कर देती है तो मिंग कहने लगती है कि हॉस्पिटल का नियम है, तुम मुझे एडवाइस देने से मना नहीं कर सकती। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी, इसीलिए तुम्हें मुझे ऐड करना होगा। तो यांसी उसे ऐड कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद नेक्स्ट पेशेंट आती है और थोड़ी देर के बाद जब उसका काम खत्म हो जाता है तो तीनों फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। तभी यांसी के फ़ोन में मिंग का मैसेज आता है जिसने कुछ वेडिंग ड्रेस उसे भेजी होती है, जो देखकर यांसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि रोंग और मिंग अब शादी करने वाले थे। जब जिनी ये सब देखती है तो वो उसे ब्लॉक करने के लिए कहती है और यूतिंग भी हॉस्पिटल के रूल्स चेंज करवा देता है।
इधर जब मिंग को पता चलता है कि यांसी ने उसे ब्लॉक कर दिया है, हॉस्पिटल के रूल्स चेंज हो गए हैं, तो उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर ये लोग रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, तभी यांसी को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है इमरजेंसी के लिए और उसे बिना कुछ खाए ही वहाँ से जाना पड़ता है। जब यांसी हॉस्पिटल में जा रही होती है तभी यहाँ पर रॉन्ग नशे की हालत में उसे मिलता है और उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैंने ड्रिंक किया है, और उसे माफ़ी मांगने लगता है। यांसी बस उससे इतना कहती है कि नशे की हालत में गाड़ी मत चलाना और वहाँ से अंदर चली जाती है। जिसके बाद रॉन्ग अंदर हॉस्पिटल में आकर यांसी के बारे में पूछने लगता है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि यांसी तो अपना काम करके चली गई है। वो कहता है कि मैं तो बाहर ही खड़ा था, मुझे तो जाते हुए नहीं दिखी। तो वो लोग बताते हैं कि पीछे से भी एक गेट है। एक्चुअल में जब यांसी जा रही होती है तो यहाँ पर उसने रॉन्ग को देख लिया होता है, तभी यहाँ पर यूथिंग भी आ जाता है उसे लेने के लिए और साथ ही उसके लिए खाना भी लेकर आया था। वो उसकी काफ़ी केयर करता था और वो उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद रॉन्ग जब घर पर पहुंचता है तो यहाँ पर मिंग उससे कहने लगती है कि तुम इतने लेट क्यों आए हो। सोफे पर बैठकर चिप्स खा रही होती है और सारी जगह गंदगी फैला रखी होती है। ये सब देखकर रॉन्ग को तो काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मिंग कहने लगती है कि क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे टीवी देखने दो। रॉन्ग कहता है कि मैं भीगा हुआ हूँ और तुम्हें बस अपनी पड़ी है। दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और मिंग यहाँ पर उसे उसका फ़ोन मांग लेती है। देन वो नहाने के लिए चला जाता है। जब वो नहा रहा होता है तब भी मिंग उसे परेशान कर रही होती है। जब वो नहा कर बाहर निकलता है तो मिंग ने उसके फ़ोन में ट्रैकर खोल रखा था और उससे कहने लगती है कि तुम यांसी से मिलने के लिए गए थे। यांसी के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है। रॉन्ग कहता है कि तुम मुझ पर नज़र रखे हुए हो, तो वो कहती है कि मुझे बस तुम्हारी केयर है। रॉन्ग उससे कहने लगता है कि तुम गलत समझ रही हो, तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। धोखा तो हम लोगों ने ही उसे दिया है ना, तो मैं बस उसे कंपनसेट करना चाहता हूँ। लेकिन वो कुछ भी लेना नहीं चाहती है, कहती कि अगर उसे नहीं लेना है तो रहने दो ना। देन मिंग रॉन्ग का फ़ोन रीसेट कर देती है। रॉन्ग कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम यांसी को कभी भी याद करो, उसमें तुम्हारे और उसके फ़ोटोज़ थे ना। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, इसमें मेरे कॉन्टेक्ट भी थे और मेरा प्रोजेक्ट और फाइल वगैरह भी था। वो कहती तो क्या हो गया, तुम दोबारा से प्रोजेक्ट बना लेना। वो कहता है कि हमने इस पे पूरे 6 महीने मेहनत की है और 3 दिन के बाद ही मेरी मीटिंग है। वो कहने लगती है कि तुम इतनी सी बात के लिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, तुम अपने एम्प्लॉय से और टाइम करवा लो। रोंग को तो उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद उसे अपने एम्प्लॉय से और टाइम करवाना पड़ता है और 2-3 दिन के बाद उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। उसकी सेक्रेटरी जब जाने वाली होती है तो उसका पैर फिसलने लगता है और रोंग उसे पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर मिंग उसके लिए खाना लेकर आती है। रोंग उसे थैंक यू कहता है। मिंग पूछने लगती है कि ये कौन है, तो बताता है कि मेरी सेक्रेटरी है। वो उस पर डाउट करने लगती है और यहाँ पर बैठे सभी एम्प्लॉयज़ भी मिंग के बारे में बातें करने लगते हैं और सेक्रेटरी भी मिंग से कहने लगती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपको यहाँ आने से पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए था, और उसे जाने के लिए कहने लगती है। यहाँ पर मिंग के साथ उसका भाई भी आया होता है, जो सेक्रेटरी की बातें सुनकर उसे थप्पड़ लगा देता है और कहने लगता है कि तुम जानती भी हो ये कौन है। यहाँ पर रोंग सभी एम्प्लॉयज़ को वहाँ से भेज देता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर मिंग सेक्रेटरी को काम से निकालने के लिए कहने लगती है। वो पूछता है कि क्यों, तो वो कहती है कि मैं जेलस हो रही हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में किसी और वुमन को नहीं देख सकती हूँ। रोंग मना करने लगता है तो मिंग का भाई कहता है कि पहली बार तो मेरी बहन तुमसे कुछ मांग रही है। इधर यहाँ से लंच कर रही होती है तभी यहाँ पर जीनी आ जाती है और उसे बताती है कि रोंग की कंपनी खतरे में है। यान से पूछती है कि ऐसा क्यों। वो बताती है कि मिंग सेक्रेटरी पर ब्लेम डाल रही थी कि वो रोंग को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए सेक्रेटरी ने रिज़ाइन दे दिया। यान से कहती है कि जो भी हो, लेकिन मुझे रोंग के लिए बुरा लग रहा है, उसने काफ़ी टाइम से मेहनत की थी। इधर रोंग के पास मिंग का भाई आता है और कहने लगता है कि सैन ग्रुप के साथ जो आपका डिनर है उसमें आपके साथ मैं जाने वाला हूँ। रोंग कहता है कि वहाँ पर तुम नहीं बल्कि मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ में जाएगी और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पर मिंग आ जाती है और कहने लगती है कि मैंने ही अपने भाई से कहा है अब से ये तुम्हारा सेक्रेटरी बन के रहेगा। जो सुनकर रोंग को तो काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम दोनों करना क्या चाहते हो। मिंग कहने लगती है कि तुम्हारे साथ डिनर पर हम भी चलेंगे, लोगों का क्या भरोसा है, तुम अकेले जाओगे तो कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता है। एंड में रोंग को मानना पड़ता है और वो कहता है कि डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना। जिसके बाद वो लोग मिस्टर सेन के साथ डिनर के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर मिस्टर सेन सेक्रेटरी के बारे में पूछने लगते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने उसे फायर कर दिया है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी एम्प्लॉय थी, हमेशा मुझे वही हैंडल करती थी, उसका काम बहुत अच्छा था। जो सुनकर मिंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बात को बीच में काटते हुए उसे टी से टॉस करने लगती है। अब यहाँ पर जब प्रोजेक्ट की फाइल मांगी जाती है तो पता चलता है कि मिंग का भाई प्रोजेक्ट की फाइल को कहीं घुमा कर आ गया है, जो देखकर मिस्टर सेन कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ खाना खाने नहीं आया हूँ। रोंग उनसे सॉरी कहने लगता है। मिस्टर सेन कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी रोंग कंपनी ही नहीं है मेरे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए।
पर मिंग का भाई भी सॉरी कहने लगता है और पनिशमेंट के तौर पर खुद से ही ड्रिंक करने लगता है। उसकी ये हरकतें देखकर मिस्टर सेन को तो काफी गुस्सा आता है और वो वहां से जाने लगता है। तो मिंग का भाई उन्हें रोककर उनके साथ बदतमीजी करने लगता है। मिस्टर सेन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। मिंग का भाई कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जिससे उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि यांसी और यूतिंग भी डिनर पर आए होते हैं उसी होटल में। जब वो लोग जाने लगते हैं तो एक वेटर से पता चलता है कि किसी की तबीयत बिगड़ गई है, तो यांसी जल्दी से वहां पर पहुंचती है और मिस्टर सेन की हेल्प करती है, जिसके लिए रोंग उसे थैंक यू कहने लगता है। तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा काम है। और जब यांसी जाने लगती है तो रोंग उसे रोकने लगता है। यूतिंग कहता है कि तुमने किसी और को चूज कर लिया है ना, अब इसे परेशान करना बंद करो। रोंग कहता है कि तुम इतना क्यों उड़ रहे हो, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो यांसी हाँ बोल देती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। रोंग कहने लगता है कि भूलो मत कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। वो कहती कि तुम मत भूलो कि तुमने क्या किया है, हम दोनों सेपरेटली अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। और वो यूतिंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर मिस्टर सेन भी रोंग के साथ प्रोजेक्ट करने का मना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मिंग कहने लगती है कि हम कोई और ढूंढ लेंगे। रोंग को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे आराम की जरूरत है, और उसे वहाँ पर छोड़कर चले जाता है। इधर यूतिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि यांसी ने ये बोल दिया था कि वो दोनों प्यार करते हैं। जिसके बाद दोनों घर पहुँचते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो आते आते वो भीग जाते हैं। यहाँ पर यूतिंग उसके बाल पोंछने लगता है, तो वो कहती है कि मैं खुद कर लूंगी और वहाँ से जाने लगती है। तो यूतिंग उसे रोकता है और उसे अपना प्यार का कन्फेस करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि मेरी लाइफ में अभी जो कुछ भी चल रहा है, मैं दोबारा से इस सब में नहीं पड़ना चाहती। वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो वो कहती है कि तुम मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी अभी तुम बहुत यंग हो और मैंने सुना है कि तुम कॉलेज पीएचडी के लिए जाने वाले हो, तो वहाँ पर अपने जैसी ही कोई लड़की पटा लेना। यहाँ पर यूतिंग उसे एक अपार्टमेंट गिफ्ट करता है। वो लेने से मना करने लगती है, लेकिन यूतिंग के इंसिस्ट करने पर रख लेती है। यहाँ पर बेचारा यूतिंग सैड होकर उसे हक कर लेता है और जीनी भी ये देखती है कि उसका भाई खुश नहीं है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में यांसी को जीनी बताती है कि तुम्हें पता है मिंग के भाई ने कल रात ड्रिंक करके एक्सीडेंट में किसी को मार दिया, उस पर तो लीगल केस होगा। चलो ये सब छोड़ो, हम दोनों बाहर खाना खाने जाएंगे, मैंने पहले से ही टेबल बुक कर दी है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि मिंग और रोंग और उसका भाई भी आया हुआ है। यहाँ पर मिंग का भाई तमाशा कर रहा होता है, जो देखकर यांसी और उसके फ्रेंड तो हंसने लगते हैं। एक्चुअल में उन लोगों को खाना खाने के लिए बाहर वेट करना पड़ रहा था, इसीलिए मिंग का भाई तमाशा कर रहा था और बोल रहा होता है कि मेरी बहन प्रेग्नेंट है और तुम लोग हमें कैसे वेट करवा सकते हो। जिसके बाद जब यांसी और उसके फ्रेंड खाना खाकर जाने लगते हैं, तभी मिंग का भाई उसे देख लेता है और बिना मतलब उस पर गुस्सा करने लगता है और उसे खींचकर बाहर लाता है और उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। रोंग उसे सॉरी कहने लगता है और हेल्प के लिए पूछने लगता है। तो यांसी गुस्से में कहती है कि अगली बार से तुम मुझे दिख मत जाना और अपने रिलेटिव्स को भी संभाल कर रखना। जिसके बाद यांसी के पास रोंग की मॉम का कॉल आता है। वो उससे कहने लगती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैंने ही मिंग को रोंग की फ्रेंड समझकर घर पे रखने की परमिशन दे दी और इसी वजह से सब कुछ हुआ। लेकिन अगर रोंग तुम्हारे पास वापस आना चाहे तो क्या तुम उसे माफ़ करोगी। लेकिन यांसी कहने लगती है कि आप अपने बेटे से कहना कि मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दे, इसी में हम तीनों की भलाई है। ये बोलकर कॉल कट कर देती है। जिसके बाद रोंग अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मॉम मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मॉम कहती कि अब तुम्हें मेरी याद आई और तुमने मिंग के लिए अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया। उसकी मॉम उससे काफ़ी नाराज़ होती है। तभी यहाँ पर मिंग भी चिल्लाते हुए आ जाती है और रोंग से कहने लगती है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुमने मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं किया। और पूरी पगला रही होती है। उसकी ये हरकतें देखकर मॉम तो बेहोशी हो जाती है, तो मैड उन्हें पकड़ती है। इसके बावजूद भी मिंग रोंग को छोड़ नहीं रही होती है। रोंग उसे धक्का देकर अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जिसके बाद यांसी जब हॉस्पिटल आती है तो वो दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। वो पूछता है कि तुम्हारे पैर ठीक है, तो वो हाँ कहती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बताता है कि मॉम की तबीयत खराब है। पूछती है कि ज़्यादा सीरियस तो नहीं है। तभी यहाँ पर मिंग आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो जाती है और रोंग से कहने लगती है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो और उसे पीटने लग जाती हैं, जो देखकर यांसी तो वहाँ से चली ही जाती है। इसके बाद यांसी मिंग का सोनोग्राफी प्रिंट आउट निकाल रही होती है। तभी उसे डॉक्टर आकर बताती है कि मिंग ने बाहर तमाशा खड़ा कर दिया है और वो आपको बुला रही है। यहाँ पर मिंग खुद को मारने की धमकी देने लगती है और यांसी पर सारा ब्लेम लगा रही होती है कि इसने मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की कोशिश की है। सभी लोग यांसी के बारे में भला बुरा कहने लगते हैं। ये सब देखकर यांसी को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो अपने मोबाइल में सबको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और बताती है कि एक्चुअल में मिसेस रोंग मैं हूँ और ये मिस्ट्रेस है जिसने हमारी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय की है। मिंग कहने लगती है कि तो क्या हो गया, रोंग मुझसे ही प्यार करता है।
अभी भी वो पगला रही होती है और खुद को मारने की धमकी दे रही होती है। ये सब देखकर यांसी को तो काफ़ी गुस्सा आता है और वो सभी को उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें बच्चे के स्किन कलर से पता चल जाता है कि वो बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं था बल्कि किसी और मैन का था। इसीलिए उसके हस्बैंड ने उसे डिवोर्स दिया था क्योंकि वो किसी और के साथ चक्कर चला रही थी। अब यहाँ पर यांसी सभी को पेशेंट की प्राइवेट डिटेल लीक करने की वजह से सॉरी कहने लगती है, लेकिन मिंग तो अभी भी पगला रही होती है और खुद को मारने की धमकी देते हुए पीछे जाने लगती है। तभी एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पर उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं। उसके डैड रोंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम कैसे सन इन लॉ हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की यह हालत हो गई है। रोंग कहने लगता है कि मैं आपका सन इन लॉ नहीं हूँ। यहाँ पर सर्जरी के बाद वो तो बच जाती है लेकिन उसका बच्चा नहीं बच पाता और वो कभी दोबारा प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती है। यहाँ पर रॉन्ग सोचने लगता है कि उसने मिंग को गलत इमेजिन कर लिया था, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसा उसने सोचा था। एक सीन में यांसी हॉस्पिटल से जा रही होती है क्योंकि उसने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी, इसीलिए उसे हॉस्पिटल छोड़ना पड़ता है। वो कहती कि अब मैं अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। इसके बाद रात को जब दोनों फ्रेंड्स डिनर कर रही होती है तभी जीनी के पास रॉन्ग का कॉल आता है और वो सॉरी कहने लगता है और सेकेंड चांस मांगने लगता है, लेकिन यांसी उसे डिवोर्स के लिए आने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे वो लोग डिवोर्स के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉन्ग उसे जिद करने लगता है कि उसे कुछ तो लेना ही पड़ेगा और उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन करने के लिए कहता है। वो मना करने लगती है लेकिन वो कहता है कि अगर तुम नहीं लोगी तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, तो वो साइन कर देती है, जिसके बाद वो लोग डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अभी यहाँ पर रॉन्ग के पास मिंग के मॉम का कॉल आता है जो कहती है कि मिंग खुद को मारने की धमकी दे रही है, तुम प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, लेकिन रॉन्ग वहाँ जाने से मना कर देता है और यांसी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन तभी यांसी के पास भी उसकी मॉम का कॉल आता है जो बताती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो जल्दी से जाने लगती है। रॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, जिद मत करो, तो फिर वो उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ पर यांसी की मॉम को तो रॉन्ग को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे बाहर ही भगा देती है और यांसी अपने डैड की कंडीशन के बारे में पूछने लगती है और अपनी मॉम को बता देती है कि हम लोगों ने डिवोर्स ले लिया है। दिनों के बाद डैड डिस्चार्ज हो जाते हैं और तीनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं और यहाँ पर यांसी अपने मॉम डैड को लेकर अब्रॉड शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही होती है। अब रोंग यांसी के आगे पीछे मंडरा रहा होता है लेकिन यांसी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। हम देखते हैं कि यांसी को फिर से हॉस्पिटल में वापस ले लिया होता है। यहाँ पर मिंग के पेरेंट्स जब मिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो वो लोग यांसी से बात करने लगते हैं, कहते हैं कि प्लीज हमारी बेटी को ठीक कर दो क्योंकि वो पागल हो चुकी थी। तो यांसी उनसे कहती है कि मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं बल्कि गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तभी डैड उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखते हैं और अपनी वाइफ को दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम हमारी बेटी हो। वो कहती कि आप लोग क्यों मजाक कर रहे हैं। मॉम कहने लगती है कि सच में ये ब्रेसलेट मैंने अपने हाथों से बनाया था और बचपन में हमने तुम्हें खो दिया था, तुम्हारे जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत दिनों तक ढूंढा। डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसीलिए फिर हम लोगों ने मिंग को अडॉप्ट कर लिया था। यांसी को भी पता था कि उसके मॉम डैड ने भी उसे अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी वो इनकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया हुआ है और उसके डैड भी अपना सब कुछ उसे दे देते हैं। वो सोचती है कि मेरे अडॉप्टेड पेरेंट्स मुझसे कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में रॉन्ग आकर यांसी को बताता है कि तुम ही एक्चुअल में वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि उसने यांसी के रियल पेरेंट्स से उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया था। वो कहती है कि तुम्हारे पास मेरा बाल कहाँ से आया। तो वो बताता है कि शादी के रिचुअल्स में जब हस्बैंड वाइफ के बाल टाई करते हैं वही बाल मैंने यूज़ किया था और तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई थी। मैं इतने टाइम से गलत लड़की को थैंक यू कहता रहा और कहने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और अपने मॉम डैड को भी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है कि मुझे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। मुझे मेरे करंट मॉम डैड ने बड़ा किया है और मेरा हमेशा साथ दिया है। मेरे लिए वही मेरे रियल मॉम डैड है और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। उसके मॉम डैड और रॉन्ग उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। बाद में भी रॉन्ग उससे एक और चांस मांग रहा होता है लेकिन वो साफ मना करके जाने लगती है। तभी यहाँ पर मिंग उस पर अटैक करने के लिए आती है लेकिन बीच में रॉन्ग आ जाता है और चोट उसे लग जाती है। यांसी उसे संभालने लगती है। वो कहता है कि एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, इस बार मैंने तुम्हारी जान बचा ली। यहाँ पर यांसी रोकर एम्बुलेंस बुलाने लगती है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसे अंदर नहीं आने देती। तभी यहाँ पर रॉन्ग की मॉम भी आ जाती है। डॉक्टर आकर बताती है कि वो कोमा में चला गया है। यहाँ पर रियांसी के रियल पेरेंट्स और अडॉप्टेड पेरेंट्स भी होते हैं। वो लोग रॉन्ग को देखकर बातें कर रहे होते हैं तो डैड कहते हैं कि हमारी बेटी उसे जल्दी ठीक कर देगी। रियांसी की अडॉप्टेड मॉम पूछती है कि कौन आपकी बेटी है, तो वो लोग यहाँ पर उन्हें बता देते हैं कि एक्चुअल में यांसी हमारी बेटी है। तो यहाँ पर यांसी के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसके रियल पेरेंट्स को कभी कभी यांसी से मिलने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि यांसी ने उनके साथ रहने से तो सब मना कर दिया था।
नेक्स्ट दिन कुछ महीनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर यांसी रोंग की केयर कर रही होती है। जब रोंग को होश आता है तो उसके हाथ पैर मूव नहीं कर रहे होते हैं। यांसी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आकर बताती है कि आपकी स्पाइन में नाइफ लगा है, इसलिए सर्जरी के बाद भी आपके ठीक होने के चांस सिर्फ 1% है। जानकर रोंग तो काफ़ी सैड हो जाता है। यांसी उसे समझाने लगती है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। वो कहता है कि अगर सर्जरी अनसक्सेसफुल रही तो वो कहती है तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो कहता है कि तुम मेरे साथ किस रिश्ते से रहोगी, मेरी वाइफ बनकर, जिस पे वो कुछ भी नहीं कहती है। तो वो कहता है कि मतलब कि अब तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो ना। मुझे वही मिला है जो मैं डिजर्व करता हूँ, और मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझसे प्यार करो। तुम जा सकती हो। फ्रांसी भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि रोंग को माफ़ ना करने का डिसाइड तो उसने पहले ही कर लिया था। जिसके बाद यांसी हॉस्पिटल से पैकिंग करके जा रही होती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि अब तुमने क्या डिसाइड किया है। तो वो कहती है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ दुनिया घूमूंगी। दूसरों के लिए तो बहुत जी ली, अब मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।